स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या क्या हुआ इस पूरे हफ्ते में और आगे क्या होने वाला है। इस हफ्ते में दो नतीजे सबकी नज़रें उस पर थी और उन दोनों ने चौंकाया। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है और उसको मिरर टू इकॉनमी भी कहते हैं। और दूसरा एकदम नए ज़माने की कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, फूड डिलीवरी काम करते हैं बेसिकली, उनका नाम है जोमेटो। उन्होंने भी चौंकाया, 2 करोड़ का मुनाफा कमा के दिखा दिया। इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है, उसको समझेंगे, लेकिन एक एक करके लेते हैं। पहले स्टेट बैंक के नतीजे। गुरमीत जी, आप बहुत बैंक में काम कर चुके, कैसे लगे आपको नतीजे स्टेट बैंक के? थोड़ा सा मुझे लगता है नीरज जी स्ट्रीट डिसअपॉइंट हुआ दो चीजों पे। एक उनका निम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ज्यादा हुआ। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टेबल होगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जैसा आपका स्क्रीन भी दिखा रहा है करीबन 25 पैसे का। बाकी बैंक्स में हमने देखा था कि या तो स्टेबल था या बहुत माइनर कॉन्ट्रैक्शन था। होता है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे होते हैं तो इनिशियली में एक्सपैंड होता है और फिर जब स्टेबल हो जाते हैं तो वापस थोड़ा सा रिटर्न टू नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा, स्लिपेज बढ़ गया। बाजार को लगा वो स्लिपेज का नंबर ज्यादा है और पीएसयू बैंक्स को लेके हमेशा ये कंसर्न रहता है कि कहीं वापस से वो पुराना 2011 12 13 साइकिल लोगों को याद आ जाती है। बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे, उनका ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए लगभग उतना ही है, 90,000 करोड़ है। और नेट एनपीए में भी करीबन करीबन 1,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट में ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट क्योंकि थोड़ा सा भी एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन आता है तो बाजार को परेशानी देते हैं। दूसरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुई, 1% के आसपास हुई। बाकी बैंक्स ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए, कुछ छोटे बैंक्स ने तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4-5% का ग्रोथ दिखाया क्रेडिट ग्रोथ। बट गाइडेंस एसबीआई ने अगले साल की 14-15% की दी है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज वन बुक वैल्यू पे है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 630-640 के हाई के बाद वैसे भी थोड़ा सा नीचे है। अगर आप पीक लेवल ऑफ मार्केट की बात करें तो वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे। और अगले क्वार्टर देखना चाहेगा मार्केट की वापस से क्रेडिट ग्रोथ में रिकवरी होती है कि नहीं। और डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे ले रहा है धीरज जी, मैं पहले भी बोलता आया हूँ। अंतिम उन्होंने जो उनकी अंडर राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है, क्रेडिट अंडर राइटिंग डिजिटल डिस्बर्समेंट से। एक्विजिशन इंप्रूव हुआ है योनो से, न्यू टू बैंक का। और आप अगर पिछले 5 7 10 साल का डेटा मैप करेंगे, ये अकेला ऐसा पीएसयू बैंक है जिसने मार्केट शेयर गेन किया है डिपॉजिट साइड्स में भी और एसेट साइड में भी। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है, नतीजे थोड़े से सॉफ्ट। तो मतलब अगर अब सीबीएसई वाले स्टैंडर्ड से देखें तो उसने 65-70% नंबर पे पास किया है ना? बिल्कुल, है ना गुरमीत सर? फर्स्ट क्लास नहीं है। 70% अच्छा होता था हमारे टाइम पे। सर आजकल लोगों ने बेंचमार्क बिगाड़ दिया है। देखो, जो स्टेट बोर्ड थे उसमें तो 60% में लड्डू पड़ जाते थे। सीबीएसई में 70% में भी तो चाय नहीं पिलाता कोई। तो 60-70% पे काम चल गया इनका। कोई संदेश छिपा क्या इस रिजल्ट में? इसमें जो ट्रेजरी इनकम थी वो बहुत बहुत अच्छी थी और जो भी रिजल्ट एनआईएम कम हुआ, स्लिपेजेस बढ़े, उसके बावजूद जो नेट प्रॉफिट नंबर है वो अच्छा रहा। वो सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि जो ट्रेजरी इनकम थी बैंक की वो बहुत अच्छी थी। पर क्या होता है, ट्रेजरी इनकम बड़ी वॉलेटाइल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कभी ज़्यादा अच्छी है कभी नहीं है। तो उसको आप सस्टेनेबल बेसिस पे एक मल्टीपल नहीं दे सकते। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है तो सारे सब उसको देखते हैं कि अगर आपकी अर्निंग्स, आपका एनआईएम अंडर प्रेशर है तो बाकी बैंक्स पे भी प्रेशर आएगा। मतलब एसबीआई एक लीडर है, सब मतलब हर महीने में रास्ता दिखाता है। तो उसकी वजह से जो बैंक्स पे, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पे जो बहुत बुलिशनेस है, मुझे लगता है वो थोड़ा लोग अपने नंबर्स वापस सोचेंगे कि क्या सच में स्लिपेजेस हैं, क्या ग्रोथ सच में कम है, इतना नहीं है जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और दूसरा नीरज जी, ये दिख भी रहा है, ये आप देखें अगर आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी कोटक बैंक और के नंबर्स भी जो थे उसके बावजूद स्टॉक गिरा। एचडीएफसी बैंक भी कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 2-3 साल से ये दोनों बैंक्स भी टाइम करेक्शन के मोड में ही चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि जो पीपॉप हम कहते हैं, जो कोर इनकम है वो बढ़े। ये ट्रेजरी इनकम को डिफाइन नहीं करते हैं, उसमें ट्रेजरी इनकम वोलेटाइल है। तो अब एक क्वार्टर अब वापस देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में एसबीआई के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, जो कोर पीपॉप है वो बढ़ता है क्या, वो देखना जरूरी है। पर एसेट क्वालिटी पे डर कम हो रहा है। जनरली लोगों को लग रहा है कि एसेट फोन बैंकिंग तो होती नहीं है। हाँ, अब वो आपको ज्यादा मालूम है। नहीं होती, गुरमीत जी को भी पता है। अभी फोन बैंकिंग का कोई चलन वलन नहीं है, अभी ब्रांच में जाके ही लोन लेना पड़ेगा।
जी, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा ठहराव आएगा, अब लोगों अपने एस्टिमेट शायद टोन डाउन करेंगे बड़े बैंक से, और थोड़ा मुझे लगता है इंटरेस्ट शिफ्ट होगा, जैसे आप कह रहे थे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो फॉर्मलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो छोटे एसएमईज को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रहे हैं, उस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जाएगा, जो अभी तक नहीं गया है frankly। पंकज जी, आपने कोई रीड किया एसबीआई के रिजल्ट से? देखो नीरज, इसमें दो तीन चीजें थी रिजल्ट्स। जहां तक निम्स की बात है, आई थिंक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि निम्स में एक हमारे को चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक जो मार्केट पूरी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जिस तरह की लोन ग्रोथ, स्लो लोन ग्रोथ जो देखने को मिली है, आई थिंक मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि जिस तरह की हम बॉयंसी देख रहे हैं मार्केट्स में पिछले 2-3 क्वार्टर से, आई थिंक इतनी स्लो लोन ग्रोथ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज। बट अगर मार्केट की स्टॉक वाइज पोजीशनिंग देखें, आई थिंक पोजीशनिंग मार्केट में पहले ही काफी रैशनल हो गई थी, और जहां तक स्टॉक की वैल्यूएशन की बात है, आई थिंक एनी वैल्यूएशन, एनी स्टॉक प्राइस ऑफ स्टेट बैंक बिलो 550, आई थिंक काफी रीजनेबल वैल्यूएशन हो जाती है। एंड अगर वहां पर कोई भी स्टॉक को लैच करता है विद मीडियम टर्म व्यू, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। तो ऑल इन ऑल आई थिंक रिजल्ट्स में कोई ऐसे बड़े चैलेंजेस नहीं है। मे बी मार्केट एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हो गई थी, और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले पुट कर रहे थे कि शायद 65-70% नंबर आया, शायद वो बात नहीं है। आई थिंक जो क्लास के या टॉपर्स होते हैं, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू टॉप, और उनके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 85-90%, you don't expect them to deliver 65-70%. So I think that is the only reason. और जनरली भी हम देख रहे थे कि मार्केट में थोड़ी स्लगिशनेस आ गई है। एंड अगर हम बैंकिंग स्टॉक इन जनरल देखें, ज्यादातर बैंक्स ने अच्छे रिजल्ट दिए, बट उसके बावजूद भी वी हैव सीन करेक्शन इन दो स्टॉक्स। सो बहुत ज्यादा डीपली रीड नहीं करना चाहिए। आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एसबीआई ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म। और स्टॉक में अगर 3 से 5% की करेक्शन आती भी है, चाहे वो रिजल्ट की वजह से हो, या मार्केट पोजीशनिंग की वजह से हो, या जनरल मार्केट करेक्शन की वजह से हो, आई थिंक वी वुड डेफिनेटली बी रिकमेंडिंग अ बाय ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम दोज काइंड ऑफ लेवल्स। अच्छा, मुझे कहना कि अरुण जी से अपनी बात में तुमने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अभी ये बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, चलेंगे नहीं स्टॉक, क्योंकि वो निम पीक हो रही है। अब एक बार लोग एसेस करना चाहेंगे फिर क्या हो रहा है, उसके बाद ही देखेंगे। अनुराग जी, आप किससे शुरू करेंगे, एसबीआई से या सीधे जोमेटो से? नहीं, एक बैंकिंग पे एक छोटा सा कमेंट नीरज जी देता हूँ। आप मेरा नजरिया जानते हैं, इंडिया में हम थोड़ा बैंक्स को ज्यादा ओवर रेट करते हैं, बट आई थिंक ठीक है, बिकॉज जब इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन और बढ़ रहा होता है और लेंडिंग ग्रोथ होती है, तो बैंक्स आर रेटेड हायर। बट जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है, बिकॉज बैंक्स ग्रो एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, उनको उस इकोनॉमी के रेट से ज्यादा भी ग्रो करें तो फिर एनपीएस आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आई थिंक इंडियन बैंक्स का वैल्यूएशन फेयरली रिच है। और एक पॉइंट पे अगर कोई आउटसाइडर देखेगा, एफआईआईज ऑफ कोर्स देखेंगे, तो दे विल से कि यार ये मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच रहा है, तो ठीक है, इट्स बेटर, थोड़ा ब्रेक लगाए तो बेटर है। उसके बाद लेंडिंग ग्रोथ अगर बढ़ती है तो आई विल बी हैप्पी दैट ये बढ़े। निम्स की बात, एज द इकोनॉमी मैच्योर्स, निम्स को कम होना भी चाहिए, लेकिन अभी तो आई थिंक वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। तो अदरवाइज ठीक है नीरज, सेक्टर सॉलिड है, रॉक सॉलिड, डिपेंडेबल है। हर साल तो पैसे नहीं बनेंगे ना, कभी तो आपको मैच्योरिटी से थोड़ा बैठना भी पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज फाइन, बट आई लाइक द सेक्टर, कोई ऐसी उसमें नेगेटिविटी नहीं है। जोमेटो पे आते हैं नीरज जी, तो रिजल्ट आया, मुझे भी फटाफट कुछ टेक्स्ट आ गए फटाफट, अच्छा ये देखो क्या 70% ग्रोथ हो गई। तो मैं नंबर्स में जाके देखने लगा नीरज, तो पता लगा कि अब रेवेन्यू भी एडजस्टेड होने लगा है। बीटा 2 एडजस्टेड था ही, रेवेन्यू भी एडजस्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि फूड डिलीवरी की ग्रोथ तो नीरज पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट थी सीक्वेंशियली, हाँ, एंड अब इस बार 18% की ग्रोथ हुई है, बट समवेयर दी मार्केट नंबर्स आर अबाउट 33% ग्रोथ एंड ऑल दिस। नीरज वो निकालते हैं, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निकालते हैं, जो खुद ही को क्वेश्चन करते हैं और खुद ही आंसर करते हैं, उनका सीएफओ और सीईओ। उसमें उन्होंने सवाल खुद ही पूछा है कि अरे आप तो कह रहे थे कि अगले 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी होगी, लेकिन आपने तो मतलब अभी कर दिखाया, ये कैसे किया आपने? तो मतलब ये तो नीरज वो बात हो गई, मतलब कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार नहीं, है ना? तो अब आप ये देखें नीरज के दीज कंपनीज हैव अटेन्ड दी maturity of $1 billion sales in food delivery.
तकरीबन $1 बिलियन से थोड़ा सा कम है। इट इज अबाउट 6,500 7,000 करोड़। वो नीरज पिछले 4 क्वार्टर से क्रॉस नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट दिस क्वार्टर देयर इज अ डिफरेंस। आई कंपेयर इट टू डोरडैश नीरज, अबाउट 7 से 8 बिलियन डॉलर की सेल्स है, और ये बिल्कुल मैच करता है इससे यूएस मार्केट से। अबाउट 1/8 ऑफ यूएस मार्केट इज इंडियन मार्केट। नीरज, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रही है, and everything is adjusted, then I'm not really impressed, because one, I have a solid belief top line of these companies will not grow, at least in the core businesses। अब आप नए बिजनेस इन्वेस्ट करके टॉप लाइन ग्रो कर लीजिए, लेकिन कोर बिजनेस में टॉप लाइन इज स्टैग्नेटिंग। और जो प्रॉफिट भी दिखाया है वो 2 करोड़ का, वो डिफर्ड टैक्स की वजह से दिखाया है। तो मैं ये कोई गैर कानूनी गलत काम नहीं किया, लेकिन वो इंटेंट भी साथ क्या खाली दिखाने के लिए आपने ऐसा कर दिया, आपको अच्छे लगे? नहीं, मैंने एक इसको दो बात में सेपरेट करते हैं। कोर बिजनेस देखते हैं। कोर बिजनेस में उनका थोड़ा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़ा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ा है, 6.4% आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि पिछले जब कंपेयर करें तो 380 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, जो एवरेज ऑर्डर हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो 420 रुपए पे आ गया। थोड़ा फूड प्राइस इन्फ्लेशन हुआ, जब भाव बढ़ गया खाने का, तो उसकी वजह से उनको फायदा मिला, तो 420 रुपए का एक ऑर्डर हो गया। और उसके ऊपर उनका जो टेक रेट है, जो उनका प्रॉफिट है, जो वो डिलीवरी और एडवर्टाइजिंग के बाद देते हैं, वो 24% के करीब आ गया। तो समझ लीजिए 420 रुपए के एक ऑर्डर पे 100 रुपए का इनकम जोमेटो की है। अब वो तो ठीक है, वो आपका बढ़ा प्रॉफिट, पर जो आपका ओवरऑल ऑर्डर है वो इतने नहीं बढ़े हैं। और जो कोर बिजनेस है उसमें अभी भी प्रेशर है कि कॉम्पिटिटिव है वो अभी भी। दूसरी तरफ आपका स्विगी भी बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट्स भी कॉम्पिटिटिव कम्पीट कर रहे हैं। तो ये कहना कि अब ये ग्रोथ हर क्वार्टर में आता रहेगा, ये गलत है। दूसरा नीरज जी, ऑन द प्रॉफिट साइड, अब प्रॉफिट कहाँ से आया? 380 करोड़ 390 करोड़ का इनका अदर इनकम है, जो 11,000 करोड़ का कैश रिजर्व है इनके पास, तो उससे आता है वो 380 करोड़, आप वो ले लीजिए। दूसरा डेफर्ड टैक्स एसेट जो इन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट टाइम, उसकी वजह से मैं कहता हूँ 400 450 करोड़ का अदर इनकम है, जिसका कोर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसको निकाल दें तो वो लॉस दिखता है आपको इतना बड़ा। लास्ट मेरा पॉइंट ये है नीरज जी कि आप ये बिजनेस देख रहे हैं, 11,000 करोड़ के आपके पास कैश रिजर्व है, उस पर आप कुछ भी ना करें, कुछ भी करके चलिए आप 1,000 करोड़ का तो इनकम कमा लेंगे साल की, ठीक है, आराम से। अब 1,000 करोड़ अब कुछ ना करें तो आप कंपनी अगर बंद कर दें, बिजनेस बंद कर दें, आपको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके सामने आप इतनी सब मेहनत करके आप एक क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मतलब इसमें मार्केट से देखिए जुगाड़। देखिए मैंने जब नंबर देखे तो मुझे अच्छा लगा कि प्रॉफिट में आ गया। जब डीप में आ गया, अरे नहीं यार, ये तो मतलब केवल दिखाने के लिए जुगाड़ू नंबर किया। और इन्फ्लेटेड नंबर पे अगर आप 424 रुपए लेके आ रहे हैं ना जी, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा ना फूड वाला, तो फिर वो रह जाएगा। गुरमीत सर, बहुत छोटा सा आपका कमेंट चाहिए इसमें। जोमेटो अच्छे लगे आपको या आप भी को लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? जी, हमने लिया नहीं है, बट थोड़ा सा रेडार में, क्योंकि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है बातें हुए। ठीक है, आप उनका जीएमवी देखिए 7600 करोड़ के आसपास का है, रेवेन्यू 2400 करोड़ किया है, तो इम्प्रूवमेंट है। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में भी इम्प्रूवमेंट है, जीएमवी में भी इम्प्रूवमेंट है। पर अभी सिर्फ 4-5% लोग ही इंडिया में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो ग्रोथ पाथ अच्छा है। एक जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, कैपिटल एलोकेशन को लेकर डिसिप्लिन है। उन्होंने ब्लिंकिट का भी बोला कि अगले साल वो ब्रेक इवन होंगे। आपकी बात सही है कि लंबा रास्ता तय करना है। तो अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये फूड कंजम्पशन स्टोरी खेलनी है अभी टाइम बिंग के लिए, तो QSR बेटर ऑल्टरनेटिव है। जोमेटो में शायद अभी 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, देखना चाहता हूँ कि ये ग्रोथ सस्टेन होती है कि नहीं, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है जहां से वो थे। मैंने ये बात पहले भी बोली है नीरज जी, जो लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे और श्रिंक करेंगे और कैपिटल एलोकेशन को फॉलो करेंगे। आप पीबी इन्फोटेक देखिए, उन्होंने भी अपने कैपिटल एलोकेशन से लॉस कम किया, नेगेटिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया। थोड़ा कुछ हद तक पेटीएम में भी आपको देखने को मिल रहा है, वो हर चीज नहीं कर रहे हैं, लेंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो पेमेंट बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो जो श्रिंक करेगा, हाँ, उनको ध्यान दें। इंटरेस्टिंग बात ये होनी चाहिए। देखिए, नथिंग अगेंस्ट कि किसी कंपनी के अगेंस्ट हम लोग हैं। अब चूंकि आप लिस्टिंग करा के आ गए हैं मार्केट में, तो आपकी ऐसी ही स्क्रूटनी होगी और आपकी हर उस चीज पे क्वेश्चन किया जाएगा जो आप जो मैंने वर्ड यूज किया कोट एंड कोट की जुगाड़ है। क्या प्रॉफिट नहीं दिखाते ना, क्या जरूरत थी इस बार 2 करोड़ दिखाने की? आप ईमानदारी से कहते नहीं अभी भी हमारे लॉस में है। तो इसलिए ये चर्चा यहाँ जरूरी है। लेकिन समय एकदम समाप्त हो गया सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते फिर हम लोग बैठेंगे और कुछ तमाम सारे नए इश्यूज से बातचीत करेंगे। आज के लिए फिलहाल